तो गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमको जो ना गर्दन में समस्या आ गया है, जो बार बार बोर्ड में पढ़ाना है करना। तो इधर फिजियोथेरेपिस्ट करवाए थे 1 महीना पहले, तो आराम मिला था, लेकिन फिर इधर से कल से 2-4 दिन से बढ़ गया था बहुत, जिसके कारण यहाँ नस में दबाव आने के प्रेशर बढ़ जाता था। तो कल मेरा 170 प्रेशर हो गया था। अब ताल ऐसे लगता है गिर जाएंगे, इसलिए मजबूरी में हम क्लास बंद करके घर चले गए। वहां जाके आराम किए, आग उग तापे। कल ठंडा ही बहुत था। हाँ, हीटर तो है। तो शाम में फिर क्लास लेके तुम लोग गए थे हम डॉक्टर के पास। डॉक्टर फ्रेंड में है, जान परिचित है। तो वही एक्सरे सब किए गर्दन का, तो बोले वो आपका हड्डी बढ़ा हुआ है। तो सही में बढ़ा हुआ थोड़ा हड्डी, वो जो सर्वाइकल का हड्डी होता है वो स्क्वायर ऐसे होना चाहिए, और ऐसे इस टाइप का ऐसे होना चाहिए सर। आई इसमें नोक ऐसे निकल गया दोनों तरफ, तो जिसके कारण चक्कर आता है, प्रेशर यहाँ नस दबाता है। हाँ, बेल्ट हमको बोले कि अभी आपको बेल्ट लगाने का जरूरत नहीं है, आपको दवाई दिए हैं और एक्सरसाइज सब कीजिए, ठीक हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1 घंटा किए हैं, उसे बताया है, सब दिया है। वैसे तो हम एक्सरसाइज डेली करते थे, लेकिन वो सब नहीं करते थे। तो आज देखते थोड़ा रिलैक्स में है, दवाई सब खाए हैं और एक्सरसाइज भी किया, वही सब बताया हुआ। तो आज रिलैक्स। आज प्रेशर उतना ने बढ़ा है, 142 तक आया था, आज भी एक कम हुआ है। इसलिए बीच बीच में हमको परेशानी हो जाता था। जब बॉडी का सब चीज नॉर्मल है तो प्रेशर क्यों बढ़ेगा? ना शुगर है, ना हमको कोलेस्ट्रॉल है, ना किडनी का कोई हार्ट का समस्या है, कुछ नहीं है, फ्रेश है सब। फिर भी प्रेशर बढ़ता था, तो वही मिलने गए। तो और जो डॉक्टर जब बीपी चेक कर रहे थे उस समय अप डाउन कर रहा था, क्यों गर्दन ऐसे कर लिए थे ताकि आप ऊंचा तकिया था, तो यहाँ प्रेशर आ रहा था। वो भी परेशान हुए, ऐसे क्यों फ्लक्चुएट होता है, बीपी ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है। तो फिर वही एक्सरे सब किए तो क्लियर हुआ, हमको भी रिलैक्स मिला। नहीं तो हम टेंशन में आ गए थे, कभी ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ब्रेन हेमरेज या लकवा मार देता है उसी में ना। तो अब देखो, अब रिलैक्स हो गया, क्लियर हो गया, अब टेंशन नहीं है। अब देखो, ये जो 20 साल से करीब बोर्ड पढ़ ही रहे हैं ना, 20 साल हो गया हमारा। 2 साल तो पटना में थे, नहीं बोर्ड पर, नहीं ब्लैक बोर्ड चेंज, समय के अनुसार चेंज होता गया ना। ज्यादा ऊपर है, तो फिर नीचे का लिखने में दिक्कत होगा ना। अच्छा चलो, कहाँ तक ऑर्गेनिक फिजिकल निकालो। तो हम लोग यूनिट नंबर 3, जो कॉपी नहीं ला पाए रफ में लिख लो। यूनिट 1 का, यूनिट 3 का वीडियो नहीं दिख रहा है। यूट्यूब में ग्रुप में देखो ना, यूनिट 3 वीडियो 3 नहीं है, और फर्स्ट वीडियो डिलीट कर दिए हैं। अच्छा, किसी का कॉपी से वो कोई खास बात नहीं, वो सब फिजिक्स में पढ़ी है। तुम्हारा कॉपी है क्या? देखो उतारी है, तो तुम उतारी है ना, देखो कैसे उतारी है, वो तो क्लास नहीं आती है। सुना, देखते हैं कॉपी दो तो सुनो, तुम लोग उससे फोटो खींच लेना, डाल लेना, तरफ हो गया। यूनिट 3 का तुम्हारा वीडियो 4 तक बन चुका है, आज 4था वीडियो डाले हैं, और आज 5वां वीडियो बनेगा। 5वां वीडियो बनेगा, आज बन रहा है, ठीक है। तो अब शांत हो जाओ,
हम लोग को आज पढ़ना है समतुल्य समतुल्य चालकता। अब शांत रहो ना, इसको सूचित करते हैं लेमडा ई क्यू से। लेमडा ई क्यू, ई क्यू मैंने इक्विवेलेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इसको तुल्यांकी चालकता भी कहा जाता है। समतुल्य चालकता का दूसरा नाम क्या है? तुल्यांक चालकता। तुल्यांक चालकता दोनों सेम चीज है, उतार लो। समतुल्य चालकता और क्या? तुल्यांक चालकता लिखो हेडलाइन में। देखो गप नहीं, गप करोगे तो कोर्स पीछे हो जाएगा। अस्थिर रहो, फास्ट खींचा जा, लिखो, लिखने में खाली ध्यान दो तुम लोग, पहले समझो फिर उतारो। और समतुल्य चालकता क्या है तो ध्यान देना। तुम लोग घन के बारे में जानते हो कि नहीं? घन ये ना घन है, पहला यूनिट में पढ़े हो ना। तो मान ले ऐसा घना घन है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर, तो क्या नाम होता है? घन ही ना होता है। क्यूब, क्यूब कहे थे जिसको। तो यहां से यहाँ लंबाई भी तुम्हारा 1 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई भी क्या है? 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी क्या है? तो इस घन का आयतन क्या होगा? इसका आयतन हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसी को हम लोग आयतन कहते हैं भी। 1 मीटर क्यूब भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब मान ले तुम्हारे पास ये कोई कंटेनर है, बर्तन है इस आकार का, जिसका आयतन कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी में तुम विद्युत अपघट्य पदार्थ डाल दिए। कौन सा पदार्थ डाल दिया? विद्युत अपघट्य, जैसे नमक का घोल या कोई भी विद्युत, अम्ल का घोल, क्षार का घोल, कोई भी लवण का घोल डाल दिया, सब विद्युत अपघट्य है। मतलब विद्युत अपघट्य किसको कहते? जो पानी में घुलकर आयन में टूट जाता है, या पिघला देने से भी आयन में टूट जाता है। तो ये विद्युत अपघट्य का पदार्थ डाले हैं, घोल डाले हैं, या पिघला हुआ अवस्था डाले हैं। और कितना डाले हैं? तो इसका मात्र डाले हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। कितना डाले हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। सांद्रता कितना लिए हैं? 1 ग्राम। सांद्रता को हम लोग कई तरीका से देखते, 10 तरीका याद है? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, मोलरिटी, मोलरता, नॉर्मलता, कोई बात। तो उसमें नॉर्मलिटी का परिभाषा पढ़े थे। 1 लीटर विलयन में घुले हुए सॉलिड के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या, ये हुआ ग्राम तुल्यांक। तो इसमें विद्युत अपघट्य का कितना मात्रा लिया है? 1 ग्राम। आप इसमें जो करंट डालेंगे तो इसमें विद्युत धारा बहेगा कि नहीं? तो इसमें 1 ग्राम तुल्यांक में जो इसकी चालकता होगा, चालकता तो पढ़े हो, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की वह क्षमता, विद्युत प्रवाहित होने की क्षमता को ये क्या कहते हैं? चालकता। तो इसका परिभाषा होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विद्युत अपघट्य विलयन में 1 ग्राम समतुल्य की जो चालकता होती है उसी को क्या कहते हैं? मतलब ये कोई बिलियन है, इस बिलियन का आयतन कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले बर्तन में रखें तो बिलियन में तो उतना ही ना होगा। जैसे 1 लीटर का थर्मस है तो पानी कितना अटेगा? तो आयतन, पानी का आयतन 1 लीटर ना हुआ, कोई बात है। इस घन का आयतन कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें जो विद्युत अपघट्य डाले हो तो उसका भी आयतन क्या होगा? तो इसमें हम विद्युत अपघट्य का कितना मात्रा डाले हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसके कारण जो चालकता होगा ना, उसी का नाम क्या होगा? अब मोलर चालकता फिर है दूसरा टर्म, मोलर चालकता। तो अब मोलर चालकता में सेम यही कंडीशन, खाली विद्युत अपघट्य 1 मोल लेना पड़ेगा, विद्युत अपघट्य की मात्रा 1 मोल लेना पड़ेगा, उसके कारण जो अब चालकता बनेगा उसका नाम मोलर चालकता हो जाएगा। ये दोनों कई बार पूछा है क्वेश्चन।
ठीक है। तो अब इसके परिभाषा लिखो तुम लोग, इसका परिभाषा लिखो। फिगर को साइड में कहीं बना देना, ठीक है। तो लिखना किसी विद्युत अपघट्य, ऐसे लिखो शॉर्ट कोट में। किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य विलयन के, किसी विद्युत अपघट्य विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, किसी विद्युत अपघट्य विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक की चालकता को क्या कहते हैं नोनू? तुल्यांक की चालकता, या तुल्यांक की, या तुल्यांक, या समतुल्य, जो बोलो, चालकता कहते हैं, किसी विद्युत अपघट्य विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक की चालकता को तुल्यांक की चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा ई क्यू से सूचित करते हैं, लैम्डा ई क्यू से सूचित करते हैं। अब इसका सूत्र होता है बच्चों लैम्डा ए क्यूब बराबर, कहीं कहीं लैम्डा ऐसे भी लिखा मिलेगा, ऐसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सही है। बराबर क्या होगा? कप्पा इंटू 1000 बटे नॉर्मलिटी, क्योंकि समतुल्य चालकता है इसलिए नॉर्मलिटी का प्रयोग किया गया। और के क्या है? कप्पा, विशिष्ट चालकता, पढ़े थे ना, वीडियो नंबर 4 में मिलेगा विशिष्ट चालकता के बारे में, ये सूत्र होता है। ये एन क्या है? नॉर्मलता। तो आपको ये पूछेगा 2 नंबर में कि विद्युत समतुल्य चालकता या तुल्यांक की चालकता किसे कहते हैं, यही बात लिखना। हो गया क्या? अब देखो बच्चों, ये जो तुल्यांक की चालकता का फॉर्मूला क्या पढ़े बताओ? हम लोग सुनो, एक फॉर्मूला पढ़े थे विलयन वाला, नॉर्मलता का सूत्र पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इनटू 1000 पढ़े थे। वॉल्यूम किसमें लिए थे? मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब, एक ही ना होता है, मिलीलीटर या क्या लिखते हो? तो यहाँ तुम वॉल्यूम को यहाँ कर दो तो n इंटू 1000 बटे क्या होगा? n होगा। तो अर्थात 1000, n तो मोल की संख्या हुआ, इसका तो कोई मात्रक होता ही नहीं, मोले होता है, संख्या ना हुआ। तो 1000 बाय n को क्या लिखते हो? वॉल्यूम।
इसलिए यहाँ जो लिखो 1000/n को तुम क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, इक्विवेलेंट के लिए। इसलिए इस फॉर्मूला को मॉडिफाइड करके लिखेंगे हम लोग, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू क्या, भी इक्विवेलेंट। ये भी क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य के सेंटीमीटर क्यूब में आयतन है। क्या लिख सकते हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट विद्युत अपघट्य के सेंटीमीटर क्यूब में आयतन। ये बात है इसका। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा इंटू इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, कप्पा का इसका समतुल्य इक्विवेलेंट का मात्रक क्या होगा, तुल्यांकी, तुल्यांकी ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। तुल्यांकी चालकता की का मात्रक क्या होगा बताओ। कप्पा का क्या होता था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और आयतन, आयतन तो यहाँ ये तुम्हारा आयतन खास करके किससे रिलेटेड है, समतुल्य भार से, माने ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट क्यूब। ये नॉर्मलिटी है ना, इसका कप्पा का मात्रक ये ना था, और नॉर्मलिटी का मात्रक क्या होगा, ग्राम समतुल्य प्रति लीटर बताए थे, ग्राम समतुल्य प्रति लीटर। तो ग्राम समतुल्य प्रति लीटर नीचे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये ना होगा। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर दिखाते हैं। यहाँ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ देखो कप्पा का मात्रक क्या लिखा है तो बताओ। हाँ? मतलब साइमन, साइमन इंटू क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स था। सही था कप्पा का सूत्र क्या लिखे थे हम लोग, L बाय आर। ये तो L का मात्रा, ये तो मीटर इसका सेंटीमीटर व लेंथ का, और R का ओम सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तो कप्पा का मात्रक, नॉर्मलिटी नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, तो ये हो गया तुम्हारा कप्पा का तो हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू नॉर्मलिटी का क्या लिखोगे, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम इक्विवेलेंट सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, नहीं होगा तो -1 + 3 तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाए, ये हुआ तुम्हारा, ठीक है, स्क्वायर होगा। अब हुआ तुम्हारा
तो तुल्यांक की चालकता का मात्रक क्या हो बताओ? ओम इनवर्स ग्राम इनवर्स। तो कंफ्यूजन रहे ना तो फॉर्मूला पर सेट करके अपने बना लो। तो ये फॉर्मूला, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है बच्चों, ये सब ध्यान रखना है। अब हम लोग को पढ़ना है मोलर चालकता। ठीक है, अब लिखो मोलर चालकता क्या होता है। तो मोलर चालकता की परिभाषा यही होगा, खाली कहाँ बदलोगे बताओ? देखो कितना आसान है ये। तो हम तो बदल देते हैं, आप लोग बदल लो। मैं इसको बदल देता हूं और आप लोग इसको क्या करोगे? बदल लो। तो मोलर चालकता को संकेत में क्या लिखेंगे? स्मॉल एम लिखना है, स्मॉल एम। स्मॉल एम को क्या पढ़ना है? मोलर कंडक्टेंस। क्या पढ़ना है इसको? मोलर कंडक्टेंस। अब यहाँ विद्युत अपघट्य का कितना मात्रा लेना है? 1 मोल लेना है। मात्रा कितना लेना है? 1 मोल। विद्युत अपघट्य 1 मोल डालेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में। तो अब इसका परिभाषा में खाली चेंज करना है। बोलो, किसी विद्युत अपघट्य विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 1 मोल की चालकता को क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से सूचित करते हैं। और यहाँ आप बताओ, मोलर चालकता का परिभाषा याद है? ये सॉरी, मोलरता का परिभाषा बटे मोलरता। अब मोल किससे रिलेटेड है? मोलरता से। और नॉर्मलता किससे संबंधित था? इक्विवेलेंट वेट से। इसलिए यहाँ समतुल्य चालकता में इक्विवेलेंट वेट माने नॉर्मलता का प्रयोग किया गया और मोलर चालकता में मोलरिटी का प्रयोग किया गया। अब इसका मात्रक क्या हो? इसका भी सेम कहानी होगा। देखो यहाँ खाली क्या लिखोगे? एम। अब यहाँ क्या होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह 1 मोल। और यहाँ क्या होगा? मात्रक मोल इनवर्स। क्या होगा? मोल इनवर्स। बस साइमन, इसको साइमन बोलते हैं ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, या तुम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो क्योंकि केमिस्ट्री है ना, छोटा छोटा चीज होता है ना, इसलिए मीटर का यूज करते हैं। तो मीटर स्क्वायर या करके लिख दो ओम इनवर्स, या इसको क्या लिखो? साइमन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू क्या? मोल स्क्वायर, मोल इनवर्स। अब उसके पहले समतुल्य चालकता का क्या लिख सकते थे बताओ? समतुल्य चालकता का भी क्या लिख सकते थे आप लोग? बोलो। साइमन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। क्या केवल इक्विवेलेंट इनवर्स भी लिख सकते हो? ग्राम के जगह क्या लिख सकते हो? केवल इक्विवेलेंट इनवर्स भी लिख सकते हो। उतार लीजिए। ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 2-2 नंबर के लिए। कल लगता है तो आप लोगों का कोर्स खत्म नहीं होगा, 2-3 दिन और लग जाएगा। हाँ, 3 तारीख तक खत्म हो जाएगा। 1 तारीख को छुट्टी रहेगा, 2-3 को हो जाएगा। और क्या टेंशन काहे लोगे इतना?
हमको भी टेंशन हो जाए। हाँ 2 दिन और आना है, इतना दिन आया तो कुछ नहीं, 2 दिन आओ तो क्या बिगड़ जाएगा, संतुष्टि मिलेगा। वैसे हर बार करके हम गड़बड़ कर देंगे तो अच्छा नहीं ना होगा, हमको भी रिलैक्स मिलेगा। टेंशन बना हुआ है मेरा। तो हम जो बोले थे शाम में फिर आना है 3 बजे से, नहीं आना, और क्या टेंशन लोगे, खाली 5 बजे आना, वो ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। डायरेक्ट 5 बजे आना है ऑर्गेनिक के लिए। शाम में ऑर्गेनिक होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक अब रिलैक्स मोड में चल गया। अब यही टॉपिक है, 2-3 क्लास लगेगा, बस यहाँ से खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, ऑर्गेनिक शाम वाला वीडियो बनेगा। आज वीडियो इसलिए बना रहे हैं, कुछ लड़की का क्लास रहता है, वो सब फोन की थी, सर हम लोग का क्लास छूट जाता है, इसलिए MWF में वीडियो बना देते हैं, TTS में नहीं बनाएंगे। आज TTS है, तो नहीं, TTS में ही नहीं आती है, MWF में आती है, उल्टा बोल दिया। हाँ तो वीडियो बना देंगे, और क्या। हाँ यहाँ सुधार लो, यहाँ क्या होगा, लेमडा एम होगा, मोलर चालकता। कहाँ पर, हाँ यहाँ बड़ी एम लिखना है, मोलरता है ना वो, यहाँ बड़ी एम लिखना है, वो मोलरता को बताता है। हाँ ये मोलरता को बताता है, स्मॉल डेल्टा एम स्मॉल एम है, मात्रक बताए ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स ना होगा। अच्छा बच्चा है तुम लोग। अब लिखो तुल्यांक की चालकता का मात्रक, फिर वही लिखिए। मोलर चालकता तो मोल का यूज करना है, समतुल्य तुल्यांक की चालकता तो तुल्यांक का यूज करना है, ग्राम तुल्यांक या केवल तुल्यांक। हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है समतुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता के बीच संबंध क्या होता है। तो लिखो हेडलाइन में, तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता, मोलर चालकता के बीच संबंध, के बीच संबंध। तो लिखो तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। तो लिख सकते हैं इंग्लिश में, रिलेशन बिटवीन क्या बच्चों बताओ तो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड क्या, मोलर कंडक्टेंस। तो लिख दो इसको, होगा अपने करो।
तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बीच संबंध कैसा होता है? तो आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता के बीच संबंध स्थापित करें। क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन में बोल देगा समतुल्य या तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, लिख देना जो लिखा है। फिर पूछ सकता है मोलर चालकता, और विशिष्ट चालकता भी पीछे पढ़ा है कप्पा। ये सब पूछते रहता है बार बार, तीनों चीज, विशिष्ट चालकता, समतुल्य चालकता और मोलर चालकता, और इसके भी संबंध। तो देखो बहुत आसान संबंध है। उधर वाला हो गया था ना। तो अब देखो पहले क्या था, तुल्यांकी चालकता का सूत्र क्या पढ़े बच्चों, लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या, कप्पा इंटू 1000 बटे एन। अब फिर 1000 बटे एन, इसको फर्स्ट समीकरण। चूंकि अब फिर लैम्डा एम बराबर क्या पड़े, कप्पा इंटू 1000 बाय एम, इसको सेकेंड मानते हैं। दोनों को भाग कर दीजिए, दोनों में भाग कर देंगे, संबंध का मतलब भाग देना है। अब ये कप्पा कप्पा कैंसिल, 1000 कैंसिल, तो लैम्डा इक्विवेलेंट बाय लैम्डा एम, एम बाय एन हो गया। अच्छा एम क्या है बताइए तो, मोलरता। एन क्या है, नॉर्मलता, जिसको समतुल्य ये मोलरता मोल से संबंधित है, नॉर्मलता इक्विवेलेंट से संबंधित है। तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हो एम बाई ई, क्या लिख सकते हो, इक्विवेलेंट बाई, और इसी को लिखता है स्मॉल एम। याद है सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाए थे, अम्लता क्षारीयता, याद आया। अम्लता क्षारीयता किसको कहा गया था, क्षारीयता का परिभाषा लिखाए थे, किसी अम्ल में उपस्थित H+ आयन, विस्थाप H+ आयन की संख्या को, विस्थाप H+ आयन की संख्या को। क्षारीयता का सूत्र पढ़ाए थे, अनुभार, अम्ल का अनुभार बटे वैलेंसी, बटे वैलेंसी, इसको स्मॉल एन से सूचित किए थे। निकालो निकालो सॉल्यूशन चैप्टर। मतलब यहाँ स्मॉल एन का मान क्षारकता भी हो सकता है, अम्लता भी हो सकता है, आवेश भी हो सकता है। बिलियन चैप्टर निकालो बच्चों, बिलियन चैप्टर, बिलियन लाओ, ला तुम लोग से नहीं निकलेगा, लाओ इधर लाओ। ये तो है, देखो मोलरता का नॉर्मलता के बीच संबंध है। उसी में देखो यहाँ एक फॉर्मूला लिखे थे, एम बाय एन बराबर ई डब्ल्यू बाय एम डब्ल्यू, और एन बाय एम बराबर स्मॉल एन, और उल्टा है एन बाय एम होगा स्मॉल एन। क्षारकता, अम्लता, आवेश इसके बराबर है। यहाँ तुम इसको क्या करोगे, मतलब तुम लैम्डा एम ऊपर कर दो और लैम्डा इक्विवेलेंट कहाँ कर दो, ऊपर, तो एन बटे क्या होगा, एम। कैसे मान अरे अम्लता, मोलरता और नॉर्मलता में अंतर नहीं बताया, संबंध बताया है ना। हाँ, एन बाय एम बराबर स्मॉल एन है ना, बताए थे। तो इसको उल्टा कर दो तो यही ना होगा। तो आप कहने का मतलब स्मॉल एन बराबर क्या, लैम्डा एम बटे लैम्डा इक्विवेलेंट। ये एन क्या है बताओ, एन है क्षारकता भी हो सकता है, ये तुम्हारा अम्लता क्षारकता भी हो सकता है, या अम्लता भी हो सकता है, या आवेश हो सकता है।
और हम लोग पढ़े थे कि जैसे तुम्हारा HCl है, हाइड्रोजन एक है तो क्षारकता N का मान 1, यदि H2SO4 है तो क्षारकता 2। हाँ, अब अम्लता तो क्षार का देखा जाता है, NaOH है तो अम्लता 1 या N का मान 1 होगा, CaOH2 N का मान 2 होगा। और आवेश लवण के लिए आवेश का यूज होता है, जैसे NaCl Na+Cl तो N का मान 1 +1 लिखो, -1 +1 1 हो गया। जैसे तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट, इसका 2 + 2 तो आवेश N का मान 2 होगा। याद आया? तो यही होता है संबंध। तो आप उतार लो पूरा, अब उतार लो, यहाँ लिख सकते हो गया ना। अब चलिए उतार लीजिए आप लोग। हो गया। अब एक टर्म है सेल नियतांक, ये भी पूछा गया है, सेल नियतांक। एक घंटा हो जाएगा ना, वीडियो को ऑफ कर देना, फिर दूसरा वीडियो चालू होगा। वो लंबा वीडियो बच्चा सब परेशान हो जाता है, 1-1 घंटा का ठीक रहता है। क्या मिनट हुआ है? 37 मिनट। तो लिखा है इतना सा, हराते जलाओ 2 3। हो गया क्या? तो यह हो गया आपको क्या, दोनों में अंतर, संबंध। अब हम लोग को एक पढ़ना सेल नियतांक के बारे में। सेल, जिसमें जिस बर्तन में विद्युत अपघट्य विलयन लेते हैं उसको सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत अपघट्य सेल पढ़ने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर देखे बच्चों, अभी हम लोग लिए थे ना, यहाँ पर जो लिए थे ये बोला, एक घन लिए थे ना, बोलो। तो इसको सेल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सेल। तो इस सेल का सेल नियतांक क्या होता है? तो हम लोग पीछे पढ़े हो, अभी अब हेडलाइन में लिखो सेल नियतांक। ये इंपोर्टेंट पूछा गया है, ये सेल नियतांक। सेल नियतांक को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं, सेल कांस्टेंट। और इसको जी से सूचित करते हैं, कैपिटल जी। कहीं कहीं किताब में कैपिटल जी स्टार भी लिखा हुआ है, कोई कोई बुक में। एक केमिस्ट्री है ABC नाम से, केमिस्ट्री आता है इंग्लिश मीडियम में। वो नहीं, वो तो हिंदी मीडियम में आता है। एक इंग्लिश मीडियम में केवल आता है, मोटा बुक होता है, उसमें सेल नियतांक को जी स्टार से सूचित किया गया है। और NCERT में किसी से शायद नहीं किया है, खाली लिख दिया है सेल नियतांक। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हम लोग पीछे पढ़े थे कप्पा = CL/A पढ़े थे, बोलिए। देखो देखो, नहीं पढ़े थे? मतलब इसी को ऐसे पढ़े थे, L/R ये पढ़े थे। तो 1/R को C नहीं लिखते हो, इसलिए इसको हम लोग CL/A लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ जो L/A है ना, इसी के अनुपात को सेल नियतांक कहा जाता है। तो लिख सकते हो यहाँ, चूंकि जहां L/A
को ही क्या कहते हैं? सेल नियतांक कहते हैं। सेल नियतांक कहते हैं। तो ये तो एक फॉर्मूला के अनुसार बताए। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हो? सी एल बाय ए ऐसे घेर कर लिख सकते हो कि नहीं? मतलब एल बाय ए को ही क्या कहते हैं बच्चों? सेल नियतांक। जी कैपिटल मतलब जी स्टार बराबर एल बाय क्या हुआ? ए। एक फॉर्मूला हो गया तुम्हारे सामने। उतार लीजिए। अब इसका परिभाषा क्या होगा बोलिए तो? परिभाषा होगा एल क्या है? इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। इलेक्ट्रोड के बीच की जो छड़ डालते हो सेल में उसके इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। और ये क्या है? इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहते हैं? सेल नियतांक। तो इसलिए आप लोग इतना उतार लो, उसके नीचे लिख दो परिभाषा। आता आता लिखो। आता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच, दो इलेक्ट्रोडों के बीच, दो इलेक्ट्रोडों के बीच। इलेक्ट्रोड समझते हो ना? जो धातु का छड़ डालते हो। जैसे ये तुम्हारा बर्तन है, विद्युत अपघट्य विलयन है, धातु का दो रड नहीं डालते हो, यही है इलेक्ट्रोड। एक एनोड होता है, कैथोड होता है। तो इसी के बीच का दूरी क्या है? एल। और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? ए। इसी और इसी के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल नियतांक। तो लिखो परिभाषा। आता है इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी जिसको एल कहते हैं, स्मॉल एल। और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जिसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहा जाता है। काट के क्षेत्रफल मतलब कैपिटल ए के अनुपात को ही क्या कहते हैं बच्चों? सेल नियतांक। सेल नियतांक कहते हैं। सेल नियतांक कहते हैं। हो गया क्या? और किसी भी सेल का सेल नियतांक क्या होता है? निश्चित होता है। मतलब अलग अलग सेल के लिए सेल नियतांक का मान अलग अलग होगा। तो यहाँ लिख सकते हो सेल के लिए सेल नियतांक का मान निश्चित होता है, बदलता नहीं है। स्टार लेकर लिखो सेल के लिए सेल नियतांक का मान क्या रहता है? निश्चित रहता है, निश्चित होता है। अच्छा अब इसका मात्रक क्या होगा नोनो? अच्छा एक मिनट, सेल नियतांक मतलब डेल्टा जी बराबर क्या पर एल बाय ए। अब तुम एक मिनट और गौर करो कि यहाँ जो अभी हम लोग लिखे थे क्या लिखे थे? कप्पा इक्वल टू सी एल बाय ए लिखे थे। और इसी को आप क्या लिखे? कप्पा इंटू सी इंटू जी नॉट लिखे।
तो यहाँ से जी नॉट बराबर क्या होगा, कप्पा बाय सी क्या होगा। और यहाँ क्या छुपा है, तो यहाँ तुम इसको क्या लिख सकते हो, माने सी के जगह 1/r लिख सकते हो, सी बराबर 1/r पढ़े हो कि नहीं, तो आर ऊपर जाएगा, तो अर्थात सेल इस नियतांक बराबर कप्पा इंटू क्या आर, ये भी फॉर्मूला तुम ला सकते हो। तो मतलब अब इसका मात्रक क्या होगा बताओ, यहाँ तो एल सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मतलब इसका मात्रक, इसका सेंटीमीटर इनवर्स होगा। हाँ सेंटीमीटर, यहाँ क्या ये ना है कप्पा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। यहाँ भी करोगे तो वही आएगा, यहाँ भी करोगे वही ना आएगा, इसलिए यहाँ लिखो सेल नियतांक का मात्रक, सेल नियतांक का मात्रक, सेल नियतांक का मात्रक आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स या क्या मीटर इनवर्स, उतार लो। ऐसा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपको। हो गया क्या? कल शाम में ऑर्गेनिक पढ़ाए थे, वीडियो डाल दिए हैं। हाँ वीडियो 4 और यूनिट 3 लिख दिए हैं। तो सुधार करना होगा, सुधार हो जाएगा। हो जाएगा ना, तो कर देना तो क्लास के बाद। यूनिट हाँ गड़बड़, हम उसके अनुसार लिखे हैं। हाँ यूनिट 3 का चौथा वीडियो हो रहा है ये, ठीक है, ये गड़बड़ कर दिया। अल्कोहल फिनोल ईथर का टॉपिक था तुम्हारा। हाँ अच्छा सुधार हो जाएगा। हो गया क्या? हो गया, उतर गया। अब देखो बच्चों, अब हम लोग को पढ़ना है विद्युत अपघट्य विलयन। जो पढ़े विद्युत अपघट्य होता है ना, जो जल में घोलकर या पिघलने से आयन में टूट जाता है, तो उसमें जो चालकता बनता है, विद्युत धारा प्रवाह करने का जो क्षमता होता है, वो किन किन बात पर निर्भर करेगा। इसलिए आप लिख सकते हो, मिटा दें इसको, तो लिखो हेडलाइन में विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, लिखो करने वाले कारक। विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, तो 2 ही कारक होता है बच्चों।
लिखो हेडलाइन में। हो गया क्या? तो पहला प्रभावित करने वाले कारक है तुम्हारा अंतर आयनिक आकर्षण। अंतर आयनिक आकर्षण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंटर आयनिक एट्रैक्शन कहते हैं। इंटर आयनिक आकर्षण का मतलब क्या हुआ? अंतर आयनिक आकर्षण का मतलब आयनों के बीच लगने वाला आकर्षण। तो लिख लो 5 कारक है, 1 2 ही नहीं 5 कारक है इसमें। तो सुनो अंतर आयनिक आकर्षण क्या है समझ लो। जैसे तुम्हारा कोई सेल है, इसमें तुम विद्युत अपघट्य विलयन डाले हो, माने नमक का घोल डाले हो, तो विद्युत अपघट्य विलयन हुआ। इसमें विद्युत धारा तुम प्रवाहित कर रहे हो प्लस माइनस, तो नमक का जो कण होगा वो Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा। जितना भी कण होगा सारा का सारा इसी में टूटा रहेगा। तो आप इसमें करंट डालोगे तो माइनस की ओर प्लस वाला दौड़ेगा और माइनस प्लस की ओर दौड़ेगा। इसे में चालकता बनेगा। आयन आवेश प्रवाहित होगा तो चालकता बरकरार, करंट पास हो जाएगा। लेकिन यदि इस दोनों के बीच आकर्षण ज्यादा रहे, आयन के बीच आकर्षण एकदम पकड़ा रहे, तो ये सब उधर भागना चाहेगा क्या? अपने ही में पूरा व्यस्त रहेगा, इससे चिपका हो। तो आयन इधर उधर जल्दी तेजी से बह नहीं पाएगा, तो आवेश भी प्रवाहित आसानी से नहीं होगा, तो चालकता कम होगा, विद्युत धारा का प्रवाह कम होगा, कम वोल्टेज रहेगा इसमें। समझ में आ गया? इसलिए बोल सकते हो कि यहां लिखो, थोड़े डेस देकर लिखो, अंतर आयनिक आकर्षण बल अधिक होने पर पता चालकता क्या होगा? चालकता कम होती है, नहीं होगा कम। और इसी का उल्टा क्या होगा? और वाइस वर्सा लगा दो, वाइस वर्सा समझ जाओगे। मतलब अंतर आयनिक बल कम रहेगा तो चालकता बढ़ेगा, आयन सब फ्री रहेगा तो दौड़ेगा ना तेजी से, तो चालकता ज्यादा होगा। अब दूसरा है विलायक की ध्रुवीयता। इसको पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट कहते हो, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। विलायक की चालकता पर कैसे निर्भर करेगा? कौन सा आयन के विचार कर सकते हैं? आयन तो है, कौन सा आयन जो अपने आयन के बीच ज्यादा आकर्षण, प्लस माइनस के बीच। अरे कोई भी विद्युत अपघट्य है उसमें आयन होगा ना प्लस माइनस, उसी के बीच, धनायन और ऋणायन के बीच। देखो तो विलायक की ध्रुवीयता का मीनिंग क्या समझे? विलायक में पानी, माने कोई भी विद्युत अपघट्य जिस पदार्थ में घुल जाएगा वही ना विलायक हुआ।
तो तुम पानी में नमक डाल दो तो विलायक कौन हुआ? पानी। और नमक क्या हुआ? विलय हुआ। तो विलायक की ध्रुवीयता, जैसे जल एक अच्छा विलायक होता है, अच्छा विलायक ध्रुवीय प्रकृति का भी होता है, तो इसलिए जल आसानी से वो आयन में टूट जाता है। तो विद्युत अवघेद डालोगे वो भी आसानी से आयन में टूटेगा। इसलिए विलायक की ध्रुवीयता ज्यादा होगा तो चालकता भी ज्यादा होगा, विलायक की ध्रुवीयता कम होगा तो चालकता भी कम होगा। या भी सीधा समानुपाती बोल सकते हो। तो लिख सकते हो यहाँ विलायक की ध्रुवीयता, विलायक की ध्रुवीयता अधिक होने पर विलायक की ध्रुवीयता अधिक होने पर क्या होगा नानू? क्या होगा बोलो? चालकता अधिक होती है, चालकता अधिक होती है। और क्या? वाइस वर्सा, वाइस वर्सा में इसका उल्टा सोचना है, इसका उल्टा सोचना है। तीसरा कारक है ताप। तब तो तुम स्वाभाविक अपने से बता सकते हो, विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ा दोगे तो आयन का स्पीड बढ़ जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, आयन तेजी से इधर उधर दौड़ेगा, प्लस माइनस की ओर तेजी से, तो आवेश का प्रभाव तेजी से होगा तो चालकता बढ़ जाएगा। तो तीसरा कारक हम लेंगे ताप। ताप लिखिए। ताप बढ़ने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अतः चालकता भी क्या होगा? भी बढ़ जाता है, बढ़ता है। हो गया क्या? हो गया, लिख लिया। और चौथा कारक लिखो विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता का मतलब विद्युत अपघट्य तुम ज्यादा मात्रा में डाल दे। सांद्रता मतलब सांद्रता बढ़ाओगे तो मात्रा बढ़ेगा, सांद्रता घटाओगे तो मात्रा घटेगा। तो बताओ कोई भी काम भीड़ भाड़ वाले जगह में आसानी से होता है कि कम जगह माने अधिक जगह में? खाली जगह। भीड़ भाड़ वाले में कोई भी काम कठिनाई से होता है और खाली जगह में वही बात है। जैसे तुम्हारा चौथा है विलयन की सांद्रता। देखो गप नहीं करो। विलयन की सांद्रता पर कैसे डिपेंड करेगा? तो विलयन जैसे तुम विद्युत नमक का गहरा घोल ले लो तो उसमें आयनन की क्षमता कम होगा, नमक कम आयन में टूटेगा और उसका गतिज ऊर्जा भी घट जाएगा। आयन को आगे बढ़ने का क्षमता, क्योंकि भीड़ भाड़ है तो आगे दौड़ेगा तो सामने में दूसरा आ जाएगा कि नहीं, टकरा जाएगा तो उसका काम करने का क्षमता घट जाएगा, तो चालकता भी क्या होगा? घट जाएगा। तब लिखो विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर, विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा? नोनो बताओ तो।
आयनन आयरन से डर है। आयनन की क्षमता माने आयन में टूटने की क्षमता और आयनों की गतिज ऊर्जा, घट जाता है। आयनों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, दोनों घट जाएगा ना। गतिज ऊर्जा आयन में आयन में तोड़ने की क्षमता जो है, आयन में टूटने की क्षमता घटेगा और क्योंकि भीड़ भाड़ है तो गतिज ऊर्जा भी घट जाएगा और आयनों की गतिज ऊर्जा घट जाती है, दोनों घट जाती है, दोनों घट जाती है। अतः चालकता भी क्या होगा, अतः चालकता भी घटती है। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आ सकता है ना। विद्युत अपघटीय विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, तो तैयारी कर लेना। हाँ, अभिक्रिया के वेग को भी, हाँ उसको भी तैयारी कर लें, ये सब लोगों के लिए है। 5वां विलयन की सयांता, विलयन की सयांता, सयांता मैंने समझते हो, हाँ ठंडापन। फिजिक्स में नहीं पढ़े हो विस्कोसिटी, फिजिक्स में विस्कोसिटी नहीं पढ़े हो। फिजिक्स में विस्कोसिटी शब्द है ना तुम्हारा, क्या बात करते हो। तब बोला कि हाइड्रोजन सर के पास में। आप मान लो टेक्नोलॉजी हाँ, यहाँ विलयन के जगह माध्यम लिख दो, अच्छा रहेगा। क्या लिखोगे, माध्यम की सयांता। माध्यम मैंने समझे, जिस माध्यम में करंट बहेगा, विलयन और विलायक दोनों, विलय और विलायक दोनों का बात आ गया। तो ज्यादा गहरा रहेगा तो आयनों की चालकता घटेगा ना। तो लिखो सयांता बढ़ने पर, सयांता अधिक होने पर, माने जो द्रव ज्यादा गहरा है, जो द्रव ज्यादा गहरा है उसमें चालकता घटेगा। तो सयांता अधिक होने पर, अधिक होने पर आयनों की गतिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगा, गतिज ऊर्जा घटेगा, घटती है। और चालकता भी क्या होगा, चालकता भी घटती है। ये हुआ बच्चों तुम्हारा विद्युत अपघटीय विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ये 5 नंबर में नहीं आएगा, 2-2.5 नंबर में आएगा। उसी में जोड़ देगा, जैसे 5 नंबर का पूछेगा ना तो एक ये में जोड़ देगा, बी में कोई दूसरा चीज जोड़ देगा, इसी को 5 नंबर बना देगा। जाओ क्या बनेगा, इतना तुम लोग करता है, पूरा गैदरिंग करता है। तुम लोग सब अपना दिखाने में रहते हैं, हम ये हैं तो हम वो सब से क्या मिलेगा। शांति से पढ़ो, रिजल्ट में दिखाओगे तब ना समझेंगे। मिटा दें इसको। अब लिखो विशेष चालकता पर तनुता का प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट। विशेष चालकता, विशेष चालकता याद है किसको कहते हैं, कप्पा। विशेष चालकता जिसको चालकता कहे थे उसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं या कंडक्टेंस कहते हैं। विशेष चालकता कप्पा ना हुआ,
कंडक्टिविटी कंडक्टेंस हाँ वही कंडक्टिविटी। वाला हो गया। चालकता या विशिष्ट चालकता एक ही बात है, दोनों को क्या कहते हैं? कप्पा कहते हैं ना। चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व। क्या? चालकत्व या विशिष्ट चालकत्व। ओ हाँ, चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व। हाँ? सेम है, देखो इसको सी से सूचित किए थे क्या? कप्पा से चालकता या विशिष्ट चालकता, ये कप्पा से विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता तो वो चालकता वो है ना कप्पा, कप्पा हुआ। हाँ ठीक है। विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव, तनुता का प्रभाव। हाँ विशेष चालकत्व आधा तो, या इसको बोले थे चालकता। अच्छा लिख दो इसे, मैं कंफ्यूज कर जाओ। चालकता मतलब कप्पा। तो विशेष चालकता, चालकत्व या चालकता पर किसका प्रभाव? तनुता मैंने क्या? हाँ, पानी मिलाने की क्रिया को तनुता कहते हैं। तो देखो ना, देखो ना, इस पर तनुता का क्या प्रभाव पड़े? तनुता बने जैसे तुम्हारे पास जैसे एक बर्तन है, ठीक है, इसमें तुम अंदर में कोई एक इकाई मान लो, इकाई आयतन वाला चीज, ये तुम्हारा बर्तन में इकाई आयतन का चीज है। पूरे में तो विद्युत अपघट्य पदार्थ घुला हुआ है ना, और इसके इकाई आयतन में, ये इकाई आयतन का है, विद्युत अपघट्य इकाई आयतन में है। ये तुम्हारा आयतन क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब है कि नहीं? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में जो विद्युत अपघट्य की चालकता होता था उसी का नाम क्या था? वह ना पढ़े थे। वैसे तो इसका परिभाषा कई तरीका से बताया, लेकिन लास्ट फॉर्मूला यही था, परिभाषा यही था। इकाई आयतन में, एकांक आयतन या इकाई आयतन में जो विद्युत अपघट्य की चालकता होती है उसी का नाम था विशिष्ट नहीं स्पेशल चालकता हो। तो अब जब इसमें पानी मिलाओगे, इसमें पानी मिलाओगे तो पानी मिलाने से तो आयनों की संख्या बढ़ेगा। पहले तुम 1 लाख तुम कोई इलेक्ट्रोलाइट के अणु डाले, 1 लाख अणु डाले, NaCl 1 लाख बार डाले, तो मान लो ये कम संख्या में आयन में टूटा था पहले, मान लो कम संख्या में आयन में टूटा था, तो जब पानी डालोगे तो ज्यादा से ज्यादा आयन में टूटने लगेगा, तो आयनों की संख्या पहले से बढ़ जाएगा। लेकिन एकांक आयतन में जो है ना आयनों की संख्या घट जाएगा। एकांक आयतन में आयनों की संख्या घट जाएगा, क्योंकि ये पतला हो गया ना, पतला होने से आयन सब दूर दूर चले जाएगा। आयन सब कहाँ चले जाएगा? तो आयनों की संख्या घटेगा, तो आयनों की संख्या घटेगा तो विशिष्ट चालकता भी घटेगा, विशिष्ट चालकत्व भी घटेगा। इसलिए अब तुम्हारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं, तो घटता है। तो इसलिए आप परिभाषा लिखो, फिगर नहीं बनाना है, तो लिखो विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य विलयन की तनुता बढ़ाने पर, कि तनुता को इंग्लिश में डाइल्यूशन कहते हैं बच्चों, डाइल्यूशन। तनुता में पानी मिलाने का, पानी मिलाने की क्रिया को तनुता कहा जाता है। अरे नमक का घोल है तुम्हारे पास, गहरा है वो, तो उसमें कम आयन बनेगा, उसमें तो पानी मिला दो आयन ज्यादा बनेगा, लेकिन इकाई आयतन, एक इकाई जगह पर वो आयन की संख्या कम हो जाएगा, बिखर जाएगा ना पानी मिलाने से,
वही लिखा हुआ है। विद्युत अपघट्य विलयन की तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या क्या होगा नोनो? आयनों की संख्या बढ़ता है, आयनों की संख्या बढ़ता है, परंतु क्या? अच्छा इसको सुपर डुपर करो, क्या नहीं सब, ये सब जितना पढ़ा है सब सुपर डुपर मान के चलना है। बढ़ाने पर आयनों की संख्या बढ़ता है, परंतु एकांक आयतन में क्या होगा बताओ? एकांक आयतन में आयनों की संख्या घटती है, आयनों की संख्या घटती है, आयनों की संख्या घटती है। अतः विशिष्ट चालकता भी क्या घटेगा? विशिष्ट चालकत्व या क्या चालकता भी घटता है, भी घटती है। इसलिए विशेष ध्यान रखना बच्चों कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान क्या होगा? घटेगा। ये ऑब्जेक्टिव में आता है सब। अब वीडियो को थोड़ा ऑफ कर दो, तो दूसरा वीडियो चालू करना है। ऑफ कर दो दोनों वीडियो को, काट दो।